फर्स्ट क्वेश्चन आपके सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सीटेट एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएँगे ही आएँगे। और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं 15 कंटेंट में। मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूँ कि मैथ कंटेंट सेक्शन में 15/15 यानी कि 15 में 15 मैं खुद लाया हूँ, फिर आपको भी दिलाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने भी सीटेट क्वालिफाइड किया और कैसे क्वालिफाइड किया है, उसके बारे में अगर आप इस सेशन में जुड़े रहते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और साथ में आप बेस्ट टीचर से पढ़ेंगे, तो आपको हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में बेस्ट बेस्ट नंबर आए। इसलिए बेस्ट टीचर का चुनाव कीजिए, अलग-अलग टीचर का चुनाव मत कीजिए। जो टीचर से आप फ़ॉलो करते आ रहे हैं, उन्हीं टीचर को फ़ॉलो कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 पूर्णांक 1/4 लंबे तार यानी कि यह क्या है? एक लंबा तार है। मान लीजिए यह लंबा तार है। एक रोल से 3/4 मीटर 3/4 मीटर ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो दोनों तो यूनिट क्या है? सेम ही है यानी कि मात्रक हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लंबे तार के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? यानी कि कहता क्या है 11 पूर्णांक 1/4 को 3/4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? यही तो हमारा आंसर निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले 11 पूर्णांक 1/4 को जब आप पूर्णांक से बट्टा में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे तो 4 ही रहेगा। 11 गुना 4 प्लस 1 तिरछा गुना ऊपर वाला जोड़ देते हैं। यही ना करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो 11 चौका 44 प्लस 1 45 हो जाएगा और बट्टा में 4 यानी कि 45 बटा क्या हो गया? 4 हो गया और कहता है कि इतना मीटर लंबा तार को 3/4 मीटर लंबे तार कितने बनाए जा सकते हैं? कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो 45/4 बट्टा 3/4 जब आप करेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बाटा कर लेते हैं। तब 45 बटा तो 4 रहेगा ही रहेगा और जब नीचे वाला बाटा ऊपर में जाता है तो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है यानी कि 4/3 हो जाएगा। 3 से घटाएँगे तो यह 15 मर्तबे कटेगा और यह 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा यानी कि हमारा कितना टुकड़ा बनेगा? 15 टुकड़ा बन जाएगा। बिल्कुल सही है। आपको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को समझ में भी आ गया होगा और जब आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कितना करना होगा? अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जस्ट दोनों को आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन को चुन करके ओएमआर शीट पे फिल कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब है क्या है? 5 अंकों का कहता है तो ये 5 गो कै गो? 5 गो 9 हो जाएगा। 5 को कै गुना होगा? तो 5 गुना हो जाएगा क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता है। ठीक है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का मतलब है कि 1 पे 2 गो 0, 1 पे 2 गो 0 क्योंकि 3 अंक हो गया। ए में भी कै गो 5? 5 अंक बोल रहा था जा रहा था तो 5 अंक होगा और इधर में 3 अंक बोला जा रहा था तो टोटल 3 अंक ही होगा। अब कहता है कि योगफल, तो योगफल का मतलब क्या है? प्लस और प्लस का मतलब होता है एडिशन। प्लस का मतलब क्या होता है? एडिशन यानी कि सभी को हमें क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9, 9 यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 10 और यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है? 1 3 गो 0 9 9 किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी के साथ अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और बहुत ही कम टाइमों में और आपको बेस्ट कंटेंट के साथ मैं आपको जाना चाहता हूँ। तो आप थोड़ा-सा टाइम दीजिए और अच्छे से सेशन को अटेम्प्ट करते रहिए। आप साथ में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके लिए आपको कोई भी चार्जेज़ पे नहीं करने होंगे। तो आप डिवेस टिच मोबाइल एप्लीकेशन को दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। मैं आपको एक और जानकारी बता दूँ, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिवेस टिच मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पे आपको परचेज़ वाले सेक्शन में जितने भी लोग एप्लीकेशन पे इंस्टॉल किए थे, यानी कि वे सभी छात्रों को मैंने सीटेट पीवाईक्यू सेशन पूरा बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा दिया हूँ। यानी कि 45 सेशन मैं आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया हूँ। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो जाकर वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी लाइब्रेरी में ऐड होंगे अगर आप लोग रजिस्टर कर लिए होंगे। तो नहीं रजिस्टर किए होंगे तो रजिस्टर करते ही आपके लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा ऑटोमैटिक। कोई भी चार्जेज़ उसके लिए पे नहीं करने होंगे। वहाँ से आप 45 सेट को भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके मोबाइल में शेयर भी कर सकते हैं। ये सभी फैसिलिटी आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो आप जाकर डिवेस टिच मोबाइल एप्लीकेशन को अभी ही डाउनलोड कर लीजिए और उसपे रजिस्टर भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कहता है कि 5/2 क्या कहता है? 5/2 घटाओ 2/5 बराबर है, किसके बराबर है? तो सबसे पहले आप ऑप्शन में देख लीजिए क्या-क्या दिया हुआ है। यहाँ पे करेंगे तो 21 बटा कितना आ रहा है? 10 दूना 20 अब 20 और 1 21/10 यहाँ पे कहता है 10 दूना 20 और 1 21/2 यहाँ पे कहता है 5 का 50 और 1 51/5 यहाँ पे कहता है 22/10 22/10
यानी कि कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम लोग ऑप्शन का ऑपरेशन किए। किसका? ऑप्शन का ऑपरेशन कर लिए। अब हमें इसका ऑपरेशन करना है। किसका? क्वेश्चन का ऑपरेशन करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो बटा पर का घटाव है और आप सभी को पता है कि बटा पर का जोड़ हो या घटाव हो, नीचे वाले का क्या करते हैं? यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद बटा पर का जोड़ घटाव करते हैं। तो 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। 2 और 5 का एलसीएम निकाले 10 आ गया, नीचे में 10 लिखेंगे और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा और इधर 10 में 5 से भाग करेंगे 2 आएगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 5 का 25 और इधर 4 बटा 10 यानी कि कितना आ गया हमारा 21 बटा 10। 21 बटा 10 देखिए ऑप्शन नंबर आपको 2 में मिल रहा है। यानी कि 10 पूर्णांक 1 बटा 2 का मतलब क्या है? 21 बटा 2 यानी 21 बटा 2 देखिए 21 बटा 2 यहाँ पे नीचे में 2 दिया हुआ है जबकि हमारा बटा क्या है? हमारा बटा 10 है तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। 2 पूर्णांक 1 बटा 10 2 पूर्णांक 1 बटा 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको 2 पूर्णांक 1 बटा 10 भी लिख सकते हैं। कैसे करते हैं? तो चलिए हम लोग पूर्णांक तोड़ना भी सीख लेते हैं इसी सेशन में। तो यहाँ पे है 10 दूना 20 10 दूना 20 हो गया और इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो जो शेषफल बचता है ना उसको ऊपर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? जो शेषफल बचता है उसको ऊपर में अंश के रूप में लिखते हैं। जो शेषफल बचता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं और जो भागफल आता है उसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं। उसको पूर्णांक के रूप में लिखते हैं और जो यह भाजक होता है, जो भाजक होता है उसको हर के रूप में लिखते हैं। यानी कि पूर्णांक हमारा 2 हो जाएगा और अंश हमारा 1 हो जाएगा और हर हमारा 10 हो जाएगा। क्या आपको यह मिला? और उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे या तो फ्रैक्शन से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना होगा या आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने होंगे तो वो आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे जब प्रॉपर की बात हो रही है तो थोड़ा-सा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा देर आप टाइम दीजिए। चलिए हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा-सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। जब फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है और भिन्न हम लोग क्या कहते हैं? तो अंश बट्टा हर के रूप को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी कि n/d के फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। यानी कि न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं? तो भिन्न कहते हैं यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ से आगे चलेंगे तो फ्रैक्शन हमारा कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा क्या होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोग यहाँ से सॉर्ट आउट मत कीजिएगा, थोड़ा-सा वेट कर लीजिए। अगर आपको यह जानकारी पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप स्किप ना करके थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि समुचित भिन्न, यानी कि उचित भिन्न भी बोलते हैं और समुचित भिन्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उचित भिन्न इसका हिंदी भी लिख देते हैं। उचित भिन्न क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। यहाँ पे अउचित भिन्न क्या बोलेंगे? अउचित भिन्न अउचित भिन्न, तीसरा बोलेंगे क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन-सा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन-सा इम्प्रॉपर है और कौन-सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है? जब यह बात हो जाएगी तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसको नोट पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश हमारा अंश क्या होता है? छोटा होता है। किससे? हर से। जबकि जब यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, तो क्या होता है? हर हमारा क्या होता है? अंश से बड़ा होता है। यानी कि हमारा अंश क्या होता है? 12 होता है। किससे? हर से। और जब यहाँ पे हो, तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिलता है। प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिलता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिलता है। प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिलता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिलता है। चलिए इसका कुछ एग्ज़ाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इधर हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा-सा इसे सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। जब एग्ज़ाम्पल की बात हो, तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल लिख कर देख लेते हैं। देखिए अंश हमें छोटा करना है, तो चलिए अंश हमारा छोटा है यानी कि 1/2 बिल्कुल सही है। अंश हमारा छोटा है 2/3 नीचे में बड़ा होना चाहिए 4/5 बिल्कुल सही है। ये इसी तरीके के एग्ज़ाम्पल जब होंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहे जाएँगे और जब आपके सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से कहता है
कि प्रोपर फ्रैक्शन कौन-सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन-सा है और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन-सा है, पहचान कर हमें उत्तर दीजिए। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो निश्चित रूप से आज के इस सेशन में यानी कि जो भिन्न के बारे में आपको जानकारी बता रहा हूँ सेट 19 में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जब आएँगे तो आपको निश्चित रूप से पूरा 100% वहाँ से नंबर मिलेंगे। आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंडीशन क्या है? अंश हमारा बड़ा होना चाहिए किससे? हर से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंश से हमारा बड़ा छोटा हर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 2/1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/2 यहाँ पे लिख सकते हैं 5/4 यानी कि हमारा अंश बड़ा होना चाहिए, हमारा अंश बड़ा होना चाहिए। जब इसी में मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात हो तो इसमें पूर्णांक हमारा शामिल होना चाहिए। क्या? पूर्णांक हमारा शामिल हो जैसे 2 पूर्णांक 1/2 1 पूर्णांक 3/2 3/4 कोई दिक्कत नहीं। 1 पूर्णांक 4/5 इस टाइप के होंगे। यानी कि यह जो ऊपर वाला इधर वाला है, यह क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि 2 के नीचे में क्या बचा हुआ रहता है? 1 और यहाँ पे जो है, ऊपर में जो क्या है? इधर वाला जो यह नंबर आपको लिख रहा है 1/2 यह क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्रण ही हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इसके साथ आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी उचित तरीके से आपको बताया गया था क्या? आपको काफ़ी अच्छे तरीके से भिन्न बताया गया था। क्या बताया गया था? भिन्न बताया गया था। क्या बताया गया था? भिन्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको भिन्न के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आप उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने नोट पॉइंट में उसी तरीके से जैसे मैं आपको फॉर्मेट तैयार करके बताया था, उसी तरीके से आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर प्राप्त हो सके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपसे कहता है कि 60, 72 और 84 के सबसे छोटे सार गुणज यानी कि सभी में शामिल होना चाहिए। तो छोटे सार गुणज का मतलब होता है हमारा एलसीएम और यहाँ पे कहता है सबसे बड़े सार गुणनखंड यानी कि फैक्टर क्या? फैक्टर का योगफल क्या होगा? योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो चलिए हम लोग 60, 72 और 84 का हम लोग क्या निकालेंगे? 60, 72 और 84 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसको एलसीएम निकालिए। इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा 36 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारा 42 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 15 और यहाँ पे 18 और यहाँ पे 21 आगे चलेंगे तो 3 से लगाएँगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 अब आगे तक किसी से लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना 7 बस हो गया ना? तो बस यही होगा, क्या करेंगे यहाँ पे 4, 4 त्रिक 12, 12 पच्चे 60, 60 60 छः कितना हो जाएगा? 360 360 में आप 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए 7 0 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 त्रिक 21 और 4 25 यानी कि 25-20 हमारा क्या हो गया? 25-20 हमारा अभी एलसीएम निकला है। लेकिन इसके अलावा हमें फैक्टर भी तो निकालने हैं। तो 60 का फैक्टर देख लीजिए। 60 का फैक्टर हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसके बाद 4 होगा। किस-किस से कट जाएगा वही हमारा फैक्टर कहलाता है। तब 5 होगा, इसके बाद 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 12 के बाद तो आपका क्या होगा? 12 के बाद आपका 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 हो जाएगा, 15 के बाद हो जाएगा 15 के बाद अब इक्की बार 30 चलेगा, 15 के बाद क्या हो जाएगा? 15 के बाद 30 इसके बाद 60 दूसरा कोई नहीं होगा। आगे चलेंगे 72 का जब आप लिखेंगे तो इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7 भी नहीं होगा, 8 8 9 हाँ, 8 हो जाएगा, 8 9 72 उसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 12 छक 72 फिर 14 भी नहीं होगा, 14 पच्चे 70 होता है, ठीक है? 15 भी नहीं होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद एक के बार 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 36 दूना कितना हो जाएगा? 72 यानी कि अब एक के बार 18 होगा, 18 के बाद क्या हो जाएगा? 18 के बाद देखिए इसी का मल्टीपल चलता है 16 पचे 80 तो 16 पचे 80 देखिए 16 पचे 80 हो रहा है लेकिन यह कट तो नहीं रहा है तो नहीं होगा यानी कि 18 हो गया 18 के बाद कितना हो जाएगा 24 या 72 24 हो जाएगा इसके बाद हमारा क्या होगा 30 भी नहीं होगा अब 48 भी नहीं होगा 48 48 भी नहीं होगा अब 72 का आधिया कितना होता है तो 36 होता है 72 का आधिया कितना होता है तो इसके बाद एक के बाद 36 होगा 36 के बाद क्या हो जाएगा 36 के बाद 72 हो जाएगा कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं इसी तरीके से जब 84 का आप फैक्टर लिखेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है? देखिए, इस 20
कट जाना चाहिए, 3 से भी कटेगा। 3 से भी यह कटेगा यानी कि 3 से भी फैक्टर हो जाएगा। 3 किस मर्तबे कटेगा? तो देखिए इसको कटाइएगा तो 3 कटाएँगे तो 2 और 8 यानी कि 28 तिया कितना होता है? 84 होता है यानी कि 3 से भी कट जा रहा है। आगे 4 हो जाएगा, 5 नहीं हुआ, 6 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कितने मर्तबे कटेगा? तो 6 के पारा में 84 आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। 60 और 4 यानी कि 14 छक कितना हो जाएगा? 84 14 छक कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। इसके बाद 7 से 7 7 दूना 14 17 और 2 72 यानी कि 12 सत्ते 84 7 से कट जाएगा। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 हाँ, 12 से कटेगा, 12 सत्ते 84 उसके बाद 12 के बाद हो जाएगा 12 के बाद किससे कटेगा? 16 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, 17 दूना 34 नहीं कटेगा। उसके बाद 18 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा? इसके बाद हमारा 24 इसका अधिया कितना होता है? इसका अधिया हमारा 22 यहाँ पे अधिया हो जाएगा 84 का अधिया कितना? 4 और 2 42 हो जाएगा लेकिन इससे पहले यह 21 से भी कटेगा, 21 से कट जाएगा। इसके बाद हमारा किस चीज़ से? 24 से कटेगा क्या? 24 से 24 दूना 48 नहीं कटेगा, 24 से भी नहीं कटेगा, 23 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, 26 से भी नहीं कटेगा। 26 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे हम? इसका 42 लिखेंगे, 42 के बाद हमारा 84 हो जाएगा। तब योगफल कहता है सार गुणज का यानी कि जो सार गुणज फैक्टर है ना, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो सभी में शामिल है, तो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या मिला आपको? सबसे बड़ा जो फैक्टर है वह क्या मिला? देखिए इसमें 12 है आपको, 1 3 1 2 3 इसमें भी मिल रहा है, 1 2 3 इसमें मिल रहा है, 4 इसमें भी मिल रहा है, 4 इसमें भी मिल रहा है, 4 इसमें भी मिल रहा है। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। इसमें 10 है, तो इसमें 10 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे भी 12 है। यानी कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट 12 मिला हुआ है। 12 से 12 थोड़ा देखिए 15 है लेकिन यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 21 है। अब आगे मिलने की कोई चांस ही नहीं, 15 दूना 30 और 60 हो गया, इधर 18, 24, 36, 72 यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा फैक्टर क्या मिल रहा है? 12 हमारा सबसे बड़ा फैक्टर मिल रहा है, सबसे बड़ा कौन-सा मिल रहा है? 12 मिल रहा है, तो 25, 20 में हमें क्या करना है? 12 जोड़ देना है, तो 25 और 32 हो जाएगा, 25, 32, 25, 32 हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सबसे छोटे सार गुणज का मल्टीपल होता है यानी कि वो सभी में शामिल हो, तो सबसे छोटा सार गुणज क्या है? तो वह 25, 20 है यानी कि 2520 है सार गुणज यानी कि एलसीएम निकालते हैं और जब सार गुणनखंड का है तो फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर में सबसे बड़ा हमारा क्या मिल रहा है? 12 कॉमन मिल रहा है जो कि सभी में शामिल है। इसलिए हम 25-20 में 12 जोड़ दिए यानी कि 25-32 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपसे कहा जाता है कि इतना, कितना कहता है? इतना इतना में से इतना घटाइए और इतना बराबर k का मान आप निकालिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? बोर्ड मार्क्स का रूल अपना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0239 प्लस 293 माइनस 129 बराबर 3.92 माइनस k यानी कि हमें k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान निकालना है। तो बोर्ड मार्क्स का रूल क्या होता है? BO उसके बाद DMA S तो B से ब्रैकेट O से ऑफ F से डिवीजन F से क्या होता है? डिवीजन यानी कि डिवाइड करना, M से मल्टीपल यानी कि गुणा करना, A से ऐड करना यानी कि जोड़ना और S से सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो जब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम किसकी क्रिया करते हैं? भाग की, लेकिन इसमें भाग तो है नहीं, जोड़ और घटाव है। तो पहले किसकी क्रिया करेंगे? जोड़ की क्रिया करेंगे। पहले किसकी क्रिया करेंगे? तो जोड़ की क्रिया करेंगे तो इसको और इसको जोड़ दीजिए आपस में, कितना हो जाएगा? इसको और इसको आपस में जोड़िएगा। तो चलिए इधर हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 2 3 9 इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के सामने दशमलव बैठाते हैं और बाकी के अंक को हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे एक अंक खाली है यानी कि 0 बैठा देंगे, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 0 और 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 हाथ में 1 और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़े तो कितना हो गया? जोड़े तो 3.169 माइनस कितना मिला? 129 बराबर 3.92 माइनस के तो हमें अब क्या करना है? अब घटाना है। तो इसी में से ना घटाना है, तो इसमें से हमें घटाना कितना है? 1.6 1.29 हमें घटाना है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0 बैठा देंगे और घटा देंगे तो यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 16 में से यहाँ पे देखिए 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे, तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? हासिल लेंगे तो यह
16 बन जाएगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 1 था तब हासिल में चला गया तो 0 बचा हुआ है, 0 में से 2 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो यह 10 हो जाएगा, 10 में से जो 2 जाएगा तो 8 बचेगा। क्या बचेगा? 8 और यहाँ पे पहले 3 था लेकिन अब तो 1 हासिल में चला गया तो बचा कितना? 2, 2 में से 1 जाएगा 1 कितना मिला इधर? 1879 इक्वल टू 392 माइनस के यानी कि हम करेंगे क्या? इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा तो 1.87 माइनस 3.92 क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में और इधर के माइनस में मिलेगा। जब इसको आप घटाएँगे तो इसमें से हमें घटाना है, क्या करेंगे? तो ये तो छोटा में से 12 तक घटेगा नहीं तो हम 12 में से घटा लेंगे कितना? 3.92 में से हमें घटा लेंगे 1879 और यहाँ पे नहीं कुछ है तो 0 बैठा देंगे, घटाइए। तो 0 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 था तो 1 हासिल में चला गया, 1 बचा तो 1 11 हो जाएगा और 11 में से 7 गया 4 इधर 9 था तो 9 में से 1 हासिल में चला गया यानी कि 8 8 में से 8 गया यानी कि 0 यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ पे हमारा मिला कितना? माइनस 2.041 यानी कि इक्वल टू माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल आउट के बराबर हमारा मिला क्या 2.41 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा लेकिन अगर गलत आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से इसको हम लोग फिर से सोल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए और कोशिश कीजिए सोल्व करने की जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए क्या करेंगे हम अब इसको शॉर्ट मेथड से हम लोग कर लेते हैं आंसर देख लेते हैं क्या सेम आता है या अल्टर आता है तो 2.239 प्लस 2.93 माइनस 193 इक्वल टू 392 माइनस के यही ना दिया हुआ था हाँ बिल्कुल यही दिया हुआ था तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जोड़िए 0.239 प्लस 2.93 जब इसको जोड़िएगा तो 3.16 आएगा 169 माइनस इसमें से करना है 193 इक्वल टू 3.92 माइनस के करना है यही ना करना है तो इसको माइनस कर दीजिए कितना 1.93 1.93 जब इसमें से माइनस कीजिएगा तो हमारा मिलेगा कितना 1.239 बराबर 3.92 माइनस के यही होगा ना हाँ बिल्कुल यही होगा इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा तो 239 माइनस यहाँ पे 392 इक्वल टू माइनस के ये करेंगे तो इसमें से हमें माइनस करना है कितना 3.92 जब इसको घटाएंगे तब माइनस में आपको मिलेगा कितना 2.681 इक्वल टू माइनस के तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा आंसर क्या मिला 2.681 ये आपको कैलकुलेटर से किया गया था यहाँ पे देख लीजिए हमारा कहाँ पे मिस्टेक आ रहा है तो हमारा जोड़ तो बिल्कुल सही है इसमें से जब घटाएंगे इसमें से जब आप घटाएँगे तो कितना आएगा 1.239 आएगा 239 यानी कि हम जो घटा रहे थे वह गलत घटा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 239 हो जाएगा। जब इसको घटाएँगे तो हमारा बिल्कुल यहाँ से सही आंसर क्या मिलेगा? रुक जाइए बैक कर लेते हैं। यहाँ से जब लोग इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे 239 में से में कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे 26 क्या मिलेगा? 26 मिलेगा 26 2681 जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर 26681 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा तो यहाँ पे के का मान क्या होगा तो इतना तक के का मान आया लेकिन इसमें कहता है कि क्या जोड़ा जाए कि 3 के बराबर हो जाए क्या जोड़ा जाए कि 3 के बराबर हो जाए तो 3 में से अब हमें घटा देना है तो 3 में से आप घटाएंगे तो 3 में से हमें घटाना है तो ये दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे 281 हो जाएगा और इसको जब आप घटाएंगे तो 3 से आपको घटा देना है तो कितना आ जाएगा 0.319 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो इसमें आप देख लीजिएगा कहाँ पे आपका आंसर आ रहा है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए 1300 क्या कहता है 1300 इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और थोड़ा सा देखिए 13 इकाई अब कहता है 13 इकाई इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा आप लोग तो पढ़े ही होंगे और 13 दहाई अब कहता है 13 दहाई में से हमको घटाना है 1000 कितना घटाना है? 1000 आपको घटा कर कहता है कि किसके बराबर होगा? तो 1000 देखिए 100 का मतलब कितना होता है? 100 से गुना कितना होता है? 100 से गुना 13 इकाई यानी कि 1 से गुना 13 दहाई यानी कि 10 से गुना कितना 10 से गुना सॉरी 10 से गुना और 1000 का मतलब है 1 गुना 1000 1 गुना 1000 या 1000 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो 13 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा
जब इधर 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 होगा और 13 में 10 से गुना करेंगे तो 130 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। इसको जोड़िए, जब इसको जोड़िएगा तो इधर 1300 है, 1300 में 130 जोड़िएगा तो 1430 हो जाएगा और 1430 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1430 में 13 जोड़िएगा तो 1443 मिलेगा। 1443 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 1000 माइनस करेंगे तो 443 मिलेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे 100 का मतलब कितना है? इकाई का मतलब कितना है? दहाई का मतलब कितना है? अगर ये आपको पता होता इसका बिल्कुल सही आंसर आप निकाल लेते। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको एक जानकारी और बता दूँ, अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना, तो पीडीएफ आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे और साथ में सीटेट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, वो भी बिल्कुल फ्री मिलेंगे और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ उसका सभी का सॉल्यूशन भी पीवाईक्यू बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। तो आप अभी डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल से उसे एक्सेस कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 28 रूम हैं, 28 रूम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं, तो हमारा पर एक पौधा एक रूम में कितना पौधा है? 6 पौधे हैं, तो हमारा तो टोटल पौधा कितना हो गया? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ट्री लिख लेते हैं, तो कितना करेंगे? 28 गुना 6 यह हमारा क्या हो जाएगा? ट्री निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो बिल्कुल नहीं। तो 8 छक 48 के 8 और कितना हो गया? 8 छक 48 के 8 और 6 दूना 12 और 4 16 168 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के लिए यानी कि एक पौधा के लिए, एक ट्री के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है? एक ट्री के लिए 180 एमएल पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता होती है, तो टोटल पानी की आवश्यकता कितना होगा? अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर लिख लें क्या? या नीड ऑफ वाटर? नीड ऑफ वाटर हम लोग लिख लेते हैं। नीड ऑफ वाटर यानी कि कितना पानी की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 180 एमएल गुना 168 एमएल करेंगे तो यह हमारा एमएल में पानी मिल जाएगा, तो 168 पौधा हो गया। 168 हमारा कितना हो गया? 168 हमारा पौधा हो गया। जब आप इसको 180 एमएल से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 से आप गुना करेंगे तो 168 गुना 180 कर दीजिए, तो हमारा 30,240 30,240 हमारा क्या हो गया? एमएल पानी हो गया, जो कि 1 दिन का आवश्यकता है। यदि एक बोतल में 840 एमएल पानी है, अब एक बोतल की बात दी जा रही है। एक बोतल में कितना पानी है? तो एक बोतल बोतल में पानी कितना है? 840 एमएल है। 840 एमएल पानी भरा हुआ है। तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता है? कितनी बोतलों की आवश्यकता है जिससे कमरे के सभी पौधे 3 दिन पानी दिया जा सके? तो हमें 1 दिन में पानी की आवश्यकता कितना है? 30,240 एमएल और 1 बोतल में कितना पानी आ रहा है? 4 840 एमएल आ रहा है। 840 यानी कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ बोतल निकालेंगे तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ बोतल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ बोतल निकालने के लिए हम करेंगे 30,240 बट्टा क्या 840 कर लेंगे। 30,240 बट्टा 840 कर लेंगे। 840 करेंगे तो 36 बोतल आएगा। कितना आएगा? 36 बोतल और कहता है कि 36 बोतल है तो एक बोतल में कितना पानी है? तो 840 एमएल है तो 36 बोतल में कितना हो जाएगा? 36 बोतल में यहाँ पे कितना पानी हो जाएगा? तो 36 गुना 840 कितना बोतल? 36 बोतल है, लेकिन यहाँ पे बोतल आपको दिन कितना बोतल की आवश्यकता होगी? तो 1 दिन में हमें बोतल की 36 बोतल की आवश्यकता है, तो 3 दिन में कितना बोतल चाहिए? 3 दिन में हमारा बोतल चाहिए, 3 डेज़ में कितना बोतल चाहिए? तो 3 डेज़ में 3 गुना 36 कर देंगे तो 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 एएम से 15 मिनट पहले पहुँची। 9:30 से पहले 15 मिनट पहले, तो 9:30 में से आप 15 मिनट कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9:15 मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पे कौन पहुँचा है? तो यहाँ पे विद्यालय में सविता विद्यालय की एक कोष्ठी में यानी कि एक रूम में कौन पहुँचती है? सविता पहुँचती है। सविता कितने बजे पहुँचती है कोष्ठी में? तो साढ़े 9 एएम से 15 मिनट पहले पहुँची, यानी कि 9:15 में वह कोष्ठी में पहुँच चुकी है, यानी कि ऑफ़िस में पहुँच चुकी है और वह अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुँची है, यानी कि सहकर्मी अब कितना देर पहले पहुँचता है? सहकर्मी यानी कि कर्मी यानी कि जो सविता के साथ काम करती है उसको क्या कहते हैं? सहकर्मी कहते हैं
वह आधे घंटे पहुँची है, यानी कि सहकर्मी इसका कितने बजे पहुँचा है? तो 9:15 में तो सविता पहुँची, यानी कि 30 मिनट पहले कौन पहुँचा था? सविता, यानी कि 30 मिनट लेट से हमारा कौन मिला? तो सहकर्मी पहुँचा, यानी कि 9:45 में सहकर्मी हमारा पहुँचा। कौन पहुँचा? सहकर्मी हमारा 9:45 में पहुँचा, जो कि इस कोष्ठी के 35 मिनट की देरी से पहुँची है। कोष्ठी, यानी कि कोष्ठी से 35 मिनट की देरी से पहुँची है। तब कहता है कि इस कोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? 35 मिनट की देरी से कौन पहुँचा है? सहकर्मी पहुँचा है। तो कोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? कोष्ठी का जो निर्धारित समय क्या है? तो कोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? तो हम क्या करेंगे? 9:45 में जो व्यक्ति पहुँच रहा है, वह 35 मिनट लेट से पहुँच रहा है। वह 35 मिनट लेट से पहुँच रहा है, तो क्या 9:45 में से 35 मिनट घटा लेंगे तो 9:10 मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल 9:10 मिलेगा। तो इसका निर्धारित समय क्या है? कोष्ठी का 9:10 है। 9:10 इसका क्या है? कोष्ठी का निर्धारित समय है। इसी टाइप से आपको समय को कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपको बताना था। तो उम्मीद करता हूँ जब आपको आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो उसका बिल्कुल सही आंसर आप बताने में योग्य हैं। योग्य पाए जाएँगे और उसका आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रामा के पास केवल 50 और 100 के नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है। नोटों की कुल संख्या कितनी है? नंबर ऑफ नोट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है नोट? 25 नोट है। कितना नोट है? 25 नोट है। और यह कितने-कितने के नोट है? तो ₹50 के नोट है और ₹100 के नोट है। ₹100 के नोट है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है टोटल अमाउंट कितना है? अमाउंट उसके पास फिक्स है। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 1600। अमाउंट कितना है? 1600 है। तो उसके पास 50 और 100 के कितने नोट हैं? नोटों की संख्या क्रमशः कितनी है? यही आपको क्या करनी है? बतानी है। तो थोड़ा-सा आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। तो थोड़ा-सा आप इसको कैलकुलेट कीजिए। सभी नोट को आप काउंट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो इसके आधार पे तो आप कैंसल आउट कर नहीं सकते हैं। तो इसके आधार पे जब कैंसल आउट नहीं होगा तो हम अभी क्या करना होगा हमें? अब इसको कैलकुलेट करना होगा। क्रमशः का मतलब होता है कि 50 नोट का 10 नोट है और 100 का 15 नोट है। तो 100 का 15 नोट इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 50 गुना 10 यानी कि 500 और प्लस 15 गुना 100 यानी कि 1500। तो ये कितना हो जा रहा है? ये तो 2000 हो जा रहा है। तो क्या यह 1600 के बराबर हुआ? नहीं, क्योंकि अमाउंट तो 1600 ही है। यह गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो 15 पचे 75 यानी कि कितना हो गया? 750 और 100 का 10 नोट है यानी कि ₹1000। यह 1750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1750 यानी कि ये भी गलत। आगे करेंगे तब 20 का बे प 50 का 20 नोट है यानी कि ₹1000। कितना हो जाएगा? ₹1000 और 5 का 100 नोट है यानी कि ₹500। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा 1500 हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। नहीं विश्वास है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 18 नोट है ₹50 का तो ₹900 तो ये हो गया। और 7 नोट है ₹100 का, तो ₹700 ये हो गया। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ₹1600 आएगा जो कि ध अमाउंट के बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे कहता है 6.75 मीटर लंबे तथा 4.5 मीटर 5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर क्या कहता है 45 सेंटीमीटर वर्गाकार वर्गाकार टाइल से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या आपको बतानी है। तो क्या करना होगा? यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा और यह जो फर्श है तो फर्श हमारा किस आकार का होता है? आयत आकार का होता है। किस आकार का होता है? आयत आकार का। तो क्या यही है 6.65 और यह आपका चौड़ाई है 4.5 मीटर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे करेंगे क्या? आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया जब आप निकालेंगे फर्श का तो क्या हो जाएगा? एलबी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमें गुना कर लेंगे 6.5 गुना यहाँ पे थोड़ा-सा आगे-पीछे लिख लिए थे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे 6.75 गुना 4.5 जब इसको आप गुना करेंगे तो 6.75 गुना और 4.5 करेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा? 30.3 3.30.375 आप गुना कर लीजिएगा इतना ही आएगा। कोई दिक्कत
नहीं है। यह आएगा एरिया तो किस चीज़ में? मीटर में होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि वर्ग यानी कि वर्ग की चारों भुजाएँ क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग का जब आप एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या होगा? साइड स्क्वायर का मतलब क्या है? तो साइड स्क्वायर का मतलब है कि 45 का स्क्वायर। तो जब आप 45 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 20-25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20-25 हो जाएगा। कैसे होता है? तो स्क्वायर निकालने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसमें अगले नंबर से गुना कर दीजिए और यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 को एक आगे वाले नंबर से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 चौका 20 यानी कि 20-25 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20-25 आंसर होगा। लेकिन किस चीज़ में होगा? सेंटीमीटर में होगा। यह मीटर में या सेंटीमीटर में है। तो दोनों को हमें डिवाइड करना है तब तो नंबर ऑफ टाइल निकलेगा ना। तो नंबर ऑफ टाइल हमें निकालने के लिए क्या करना होगा? नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए हमें 30 मीटर 350 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज कर सेंटीमीटर में चेंज करना होगा और नीचे में यह सेंटीमीटर में है तो हम इस सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो जब आप इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कटाइए इसको। जब आप इसको गुना कर लीजिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा यानी कि 30 37 5 हो जाएगा या यहाँ पे आपका दशमलव बैठेगा और यहाँ पे 20 25 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ हमें टाइल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइल हमारा कितना निकलेगा? नंबर ऑफ टाइल हमारा कितना निकलेगा? तो थोड़ा-सा गुना कर लीजिए और आगे हमें डिवाइड करना है। आगे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कितना से डिवाइड करना है? तो 20-25 से हमें डिवाइड करना है। 20-25 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लीजिए। 20-25 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 आएगा। 1.5 का मतलब है हमारा 150 आएगा। कितना आ जाएगा? 150 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहता है कि निम्न में से किस में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? 440 से 25 अधिक है यानी कि कितना है? 465 है क्योंकि 440 में 25 जोड़ देंगे तो 465 हो जाएगा। तो 5 और 1 तिहाई समकोण में 5 और 1 तिहाई समकोण में यानी कि 5 का मतलब है 5 गुना यहाँ पे देखिए, इसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं कितना है? इसका मतलब हमारा है 465 का तो 5 समकोण, तो इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा और 1 तिहाई का मतलब है 1/3 गुना 90। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 30 मिलेगा और इधर 9 पचे 45 साढ़े 400 और इधर 30 कितना मिल गया आपको? 480 मिले। क्या 465 के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे जब सोल्व करेंगे तो 5 स्क्वायर और 2 तिहाई। क्या कहता है? 5 समकोण तो 90 और यहाँ पे 2 तिहाई यानी कि 90। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे 30 से कटेगा तो इधर 9 पचे 45 450 और इधर 60। इसको करेंगे तो 510 आ जाएगा। क्या यह बराबर है? तो नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 भी गलत है। आगे कहता है कि 5 समकोण का मतलब 400 और 1 आधा, 1 आधा मतलब 1 आधा, 1 आधे का मतलब क्या है? 1/2 समकोणी यानी कि 90। तो यह 45 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा और यहाँ पे 9 पचे 45 प्लस 45 मतलब कितना हो जाएगा? 495। जब 4 में से 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। तो इससे आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे और ऐसे भी यही ऑप्शन है। तो 5 समकोण का मतलब है 5 गुना 90 और प्लस 1 छठांश यानी कि 1/6 का 90। तो इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे तो यह 15 से कट जाएगा। कितना से कटेगा? 15 से कटेगा तो 9 पचे 45 यानी कि 450 और 15 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 465 मिल जाएगा। यानी कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर 4 है।